हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपको मेंस बूस्टर प्रोग्राम की शुरुआत की है। अपने इस मेंस बूस्टर प्रोग्राम के अंतर्गत ऑलरेडी हमने इंडियन सोसाइटी के काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय समाज की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, साथ ही भारत की क्या विविधता है, इस टॉपिक को हमने कवर किया था। और हमने जब सुबह कवर कर लिया था तो हमने आपको इसी से संबंधित एक प्रश्न दिया था। बाद में हमने एक प्रश्न आपको अलग से अपने ग्रुप में शेयर किया। आप में से अधिकांश बच्चों ने उन दोनों प्रश्नों को लिखकर हमारे पास भेजा। तो हम अभी ये क्लास कवर होने के बाद उन प्रश्नों को जिन बच्चों ने लिखकर भेजा है उन सभी प्रश्नों को चेक करेंगे और ये बताएंगे कि आप में से किस बच्चे ने प्रश्न को कैसा लिखा है, उसमें और किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। बट हमने ये सोचा कि हमने आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया था कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और विविधता के बारे में, तो उससे संबद्ध विगत वर्षों में जो भी प्रश्न आए उन प्रश्नों की फ्रेमिंग क्या होगी या उन प्रश्नों को कैसे लिखना चाहिए, उनकी फ्रेमिंग क्या होगी, वो हम आपको बता दें। और बताने के बाद हम आपसे ये कहें कि आप उन प्रश्नों को लिखकर हमारे पास पुनः भेजें ताकि हम उसे फिर से चेक करें और आपको ये बताएं कि ये प्रश्न ऐसे लिखना था। इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारा मल्टी टाइम्स वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और हमारी जुबान पे सामान्यतः 10 से 15 ऐसे शब्द जो उस टॉपिक को लिखने में सहायक बनेंगे, हमेशा चारों तरफ हमारे माइंड में बने रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है। तो इस उद्देश्य की दिशा में हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पूरे पेपर में लगभग 15 प्रश्न हैं, बट हमें 15 के 15 नहीं करने हैं। कारण कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हैं, उनको हम स्किप कर देंगे, बट जो उपयोगी हैं उन प्रश्नों को हम कवर कराएंगे। और इन उपयोगी प्रश्नों की अगर श्रेणी की अगर हम बात करें तो हमारा जो इसमें पहला प्रश्न आता है वो आता है, आपके विचार में भारत में राष्ट्रीय एकता की समस्याएं क्या हैं, इनको दूर करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। ठीक है। साथ ही इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दूसरे क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय एकता परिषद क्या है, ये आपसे नहीं पूछेगा। भारत में सामाजिक क्षेत्र मजबूत करने के तर्क दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। सामाजिक सुरक्षा के पर्पस क्या है, ये भी क्वेश्चन नहीं। निम्नलिखित पे टिप्पणी करें, ये भी नहीं। पैतृक संपदा में महिलाओं के लिए सम अधिकार पर टिप्पणी करें, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। कारण यह है कि यूपीएससी ने 2005 में ही महिलाओं को अधिकार दिया गया था, तो उसी संदर्भ में पूछा, बट आज आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। इसका थोड़ा एक स्टैंडर्ड वर्जन आएगा, वो मैं आपको कभी ना कभी कवर कराऊंगा अपने करंट अफेयर्स के आंसर राइटिंग जो सीरीज आएगी वहां पे। ठीक है। भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में इसको कवर करेंगे। भारत की विविधता के बारे में इसको कवर करेंगे क्वेश्चन को। साथ ही ये सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना, आमतौर पर वैश्वीकरण, जाति व्यवस्था और साथ ही अद्वितीय, और ये हमारा लास्ट 15वां नंबर। मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, ठीक है, 8 प्रश्नों को हम आपके साथ शेयर करेंगे और इन 8 प्रश्नों को कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपनी एक पेज में, रफली पेज में आप इस प्रश्न को लिख लें कि आपके विचार में भारत में राष्ट्रीय एकता की समस्याएं क्या हैं, इनको दूर करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए। समझ गए? आपने जब इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिख लिया या आपके सामने जब ये प्रश्न एक प्रश्न के रूप में आया, तो आप इसको क्या करेंगे? दुनिया में कोई भी प्रश्न लिखना होता है ना, यूपीएससी का जब लिखना होता है, तो प्रश्न की जो लैंग्वेज है कोडेड, उसको इनकोड करो। और इनकोड करने के लिए उन वर्ड को सबसे पहले हाईलाइट करो जिन वर्ड पे उसका फोकस है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें कई सारे कोडेड वर्ड हैं। पहला है आपके विचार, दूसरा है भारत में राष्ट्रीय एकता, तीसरा उसकी समस्या, चौथा दूर करने के सुझाव। ये 4 यहाँ पे जो है कोडेड वर्ड हैं। अब जब 4 कोडेड वर्ड मिल गए तो इन 4 कोडेड वर्ड को आपने देखा तो मोटे तौर पे क्या पता चला? 2 लाइन में ये पता चला कि हमसे ये पूछ रहा है कि इंडिया की जो राष्ट्रीय एकता है या इंडिया का जो नेशनल इंटीग्रेशन है, उसके समक्ष कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के क्या क्या सजेशंस हैं। और ये सजेशन किसको देना है? किताब वाले नहीं देना है, आपको
अपने देना है, अपनी तरफ से आप सुझाव दीजिए। इस लाइन में बहुत बड़ी दम है। आप लोग हमेशा सोचते हो ना, आपको लाइन दे दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय एकता की समस्याएं क्या हैं, इनको दूर करने के उपयुक्त सुझाव दीजिए। फलाने कोचिंग संस्थान का नोट्स उठाया और चिपका दिया। यूपीएससी ये नहीं है। इसीलिए आप देखना कि यूपीएससी में किसी भी स्टूडेंट के 50+ मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उस मूर्ख ने किताबी कीड़ा लिख दिया, फलाने संस्थान का नोट्स पढ़ा और उस संस्थान के नोट्स को लिख दिया, अपना मौलिक चिंतन नहीं लगाया। और एक बात और बताएं, आप जब इस प्रश्न को देखेंगे तो एकता की समस्याएं क्या हैं ये तो दे दिया, सुझाव क्या है ये भी दे दिया और आपको बताने का दिया, लेकिन एक बात इसमें अंतर्ग्रंथित है या आंतरिक रूप से छिपी हुई है जो आपको बतानी ही बतानी है। क्या? कि राष्ट्रीय एकता की समस्याएं ये थी, सरकार ने ये उपाय कर लिए हैं, बट अभी ये उपाय करने बाकी हैं। इतनी बातें समझ रहे हो? अगर आप ये चीजें समझते हो, सरकार के एंगल को अगर आप जानते हो, तो आपके उत्तर में एक मौलिकता आती है, क्योंकि सामान्य से सामान्य अभ्यर्थी तो इस लाइन को एक्सप्लेन कर देगा। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आईएएस की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट और आईएएस का उत्तर लेखन कराने वाले इंस्टीट्यूट आपको इसी को एक्सप्लेन कर देंगे, बट गवर्नमेंट के एंगल को कभी भी वहां पे पुट करने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, यूपीएससी का मतलब ही है कि गवर्नमेंट के एंगल को अपने सुझावों के पहले लिख देना, वरना फिर सरकार को क्या लगेगी, अच्छा बेटा तुम चौधरी हो, तुम मम्मन लाल गर्ग बन के घूम रहे हो, सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। तो ये चीज समझ जाइए और तब आपका आंसर लिखने की कोशिश करोगे, जबरदस्त लिख जाएगा। अब आप कहोगे साहब हो गई बहुत देर, बहुत बातें कर लेते हो आप, मतलब इतनी बातें करने का किसने आपको इजाजत दे दिया है? आंसर बताओ कैसे लिखना है। तो देखिए, आप सबसे पहले इंडिया के बारे में बेसिक चीज बताएंगे। बेसिक चीज का मतलब भूमिका नहीं कि 4 से 5 लाइन बताएंगे, तुरंत आप बताएंगे कि भारत के बारे में। अब अगर आपके अंदर बुद्धि है, दिमाग है, मार्क ट्वेन का स्टेटमेंट याद है, तो आप बता सकते हो कि भारत एक विविध धर्मों, विविध जाति और विविध संप्रदाय से पोषित एक देश है। ठीक है, यह अपनी एकता के साथ साथ अपनी अखंडता को अनावृत किए हुए है। लिखना नहीं, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं पेन कॉपी से। सुनो कैसे शब्दों का हमें उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे जब बताएंगे कि अनावृत क्यों है, किंतु समय दर समय इसकी एकता और इसकी अखंडता को बाधित करने का प्रयत्न किया जाता है, जिसके संदर्भ में मुख्यतः 3 समस्याएं नजर आती हैं: संप्रदायवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद। यही 3 समस्याएं हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को पूरी तरह से डाइल्यूट करने का प्रयत्न करती हैं। ज्यादा नहीं याद रखना है, ज्यादा बवाल नहीं पालना दिमाग में। छोटी छोटी समस्या क्या है, खाना उसने नहीं खाया था तो इसलिए नेशनल जो राष्ट्रीय एकता है वो टूट गई, राजनीतिक चीजें आ गई तो इसीलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे आंदोलन होने लगे। ये नहीं बताना है। छोटे लेवल पे 3 बड़े पॉइंट उठा लेने हैं कि क्या क्या है साहब। एक तो संप्रदायवाद है, दूसरा भाषावाद है, तीसरा क्षेत्रवाद है। ये 3 ऐसे मेन एलिमेंट हैं, मेन फीचर हैं जो इंडिया के इंटीग्रेशन को डाइल्यूट करने का प्रयत्न करते। इनको दूर करने के सुझाव क्या है? अरे वो तो हम बता देंगे, सरकार ने क्या किया। अब आप सरकार के बारे में बता दो, लेकिन जब आप बताओ तो पहले इनके बारे में शुरू के पैरा में लगभग 5 से 6 लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि संप्रदायवाद का क्या मतलब है, भाषावाद का क्या मतलब है, क्षेत्रवाद का क्या मतलब है। मे बी आपने ना तो अभी मुझसे संप्रदायवाद पढ़ा, मुझसे का मतलब मेरे से मतलब आप कहीं से भी कुछ पढ़ के आओ, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं। मैं ये समझता हूं कि आप जीरो हैं अभी। ठीक है, अब ये मत कहना कि मास्टर पगला आ गए हो क्या, हम जीरो कैसे हो गए। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने सोसाइटी कहीं नहीं पढ़ा है और उसी उद्देश्य से मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आप संप्रदायवाद की बेसिक परिभाषा लिख दें, आप क्षेत्रवाद की बेसिक परिभाषा लिख दें, आप भाषावाद की बेसिक परिभाषा लिख दें। कैसे लिखेंगे तो इस उत्तर को मैं बता देता हूं और फिर आप इसी उत्तर को मॉडिफाई करते हुए अपने संदर्भ में लिख देना। मैं कुछ चीजें छोड़ दूंगा, आपसे कहूंगा वो आप खुद से लिखिए, खुद से सर्च करिए, गूगल मारिए। भाई साहब एक बात बताएं आपको, हाँ जो मुझे बताना था मैं भूल गया।
वो ये बताना था कि जैसे जो ये उत्तर होंगे ना, इन उत्तर में लगभग 75% पोर्शन मैं बता दूंगा, ठीक है। 25% पोर्शन आपको बता दूंगा कि कहां से सर्च करना है। धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, 50% फिर पोर्शन बताया करूंगा, 50 आपसे कहूंगा ढूंढ के लाओ। एक समय ऐसा आएगा कि 25 मैं बताऊंगा, 75 आपसे। इससे क्या होगा जानते हो, आपके अंदर एक परिपक्वता आएगी। आप में से जिन बच्चों ने क्लास की होगी, इस क्लास को करने के बाद मैंने 3 से 4 लिंक आपके साथ शेयर की थी इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर को लेके। मे भी आप में से अधिकांश बच्चों ने देखा होगा, और देखा होगा तो आज की क्लास के कुछ पुट आपको रिमाइंड कर गए होंगे। अच्छा, मास्टर ने बताया तो था 18 पुराण होते हैं, ब्रह्मा के अलग पुराण है, विष्णु के अलग पुराण है, शिव के अलग पुराण है। सही बताया। पुराणों का मतलब है कि वेदों की जो संहिताएं हैं उनको सरल भाषा में प्रस्तुत करना। विवेक देवराय जी का पूरा आपने वो देखा होगा, है ना। तो ये चीज जब आप करते हो तो बड़ा मजा आता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बात क्या है, आपकी बोलने की शैली काफी स्ट्रांग होती है, उसमें मजबूती आती है, आपकी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रस्फुटन आता है जो स्ट्रांग बनाता है। तो यही हम करेंगे कि आपको अभी हम 75% बताएंगे, 25% आपको लिखना है। अब जैसे यही प्रश्न है, इस प्रश्न में अगर मैं 75 बताने की कोशिश करूं तो यही है, आपको सामान्य तौर पे पहले बता देना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां विविधताओं के साथ साथ यहाँ पे अनेकों धर्म, भारत एक ऐसा देश है जहां पे विविध धर्म, विविध भाषाई क्षेत्रीय के लोग रहते हैं जो अपनी एकता और अखंडता को आपस में समन्वित करते हुए देश के विकास को गति पहुंचाते हैं। किंतु विगत कई वर्षों में हमारी इस एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयत्न किया गया है, जिसके संदर्भ में संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद प्रमुखता से अपना स्वर प्रज्वलित करता है। संप्रदायवाद की अगर हम बात करें तो इसमें किसी विशेष धर्म, किसी विशेष समुदाय को प्रमुखता प्रदान की जाती है। भाषावाद की अगर हम बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले भाषाई लोगों के द्वारा अपने क्षेत्र विशेष की मांग की जाती है, जैसे आजादी के बाद आंध्र प्रदेश राज्य की डिमांड थी। इसी संदर्भ में क्षेत्रवाद की जब भावना की बात आती है तो हम देखते हैं कि आधुनिकता के संदर्भ में चाहे नागालैंड की बात हो, ग्रेटर नागालैंड की बात हो, अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में चाहे बोडोलैंड की बात हो, या फिर त्रिपुरा के क्षेत्र में त्रिपुरालैंड की बात हो। अब आप में से अधिकांश बच्चों ने मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ी थी, वहां पे त्रिपुरालैंड के बारे में मैंने बताया था, तो उसको आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के बारे में आप लिख दो, है ना, खालसा के बारे में लिख दो। तो ये चीज लिखने से क्या होगा कि ये समस्याएं हमारे यहाँ विद्यमान है। अब इतना जब आपने लिख दिया तो आपका ये एक पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ से तुरंत शुरू करो कि उपयुक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सारे प्रयत्न किए हैं। अब वो सरकार ने कौन कौन से प्रयत्न किए हैं ये गूगल में आप सर्च करो। चाहे पर्यटन पर्व की बात हो, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो, है ना, चाहे अतिथि देवो भव की बात हो, चाहे अतुलनीय भारत की बात हो, है ना, चाहे आप पर्यटन की देखो मेरे देश की बात हो, है ना, कई सारी चीजें हैं। आप इनको वहां पे लिखिए, ठीक है, कि सरकार ने इतने सारे प्रयास किए। साथ ही सरकार ने क्षेत्रवाद से निपटने के लिए कई सारे क्षेत्रीय राज्यों का गठन किया, है ना, भाषाई आधार पे। लेकिन सरकार ने एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को खारिज कर दिया। अब इसी को बोलते हैं अपने टॉपिक को लिंक करने का प्रोसेस। आपने इतना बता दिया, फिर आप बताइए किंतु उपयुक्त सुझावों के अलावा, किंतु उपयुक्त समाधानों के अलावा अभी अन्य समाधान किए जाने आवश्यक हैं जो कि निम्नवत हैं। अब इनको पॉइंट फॉर्म में बता दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, है ना। जैसे हमारा जो सिलेबस है बुक्स का, उन बुक्स के सिलेबस में इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाए। नंबर 2, राजनीतिक पार्टियों को हिदायत दी जाए कि वो क्षेत्रवाद के आधार पे वोट ना मांगे। नंबर 3, चुनाव आयोग को इस बात की हिदायत दी जाए कि क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर क्षेत्रीयता की भावना तो हो, लेकिन वो भारत की भावना के नीचे हो, ना कि उसके ऊपर हो, ठीक है। परसीमन के बारे में बताओ, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट आप मेंशन करो। साथ ही आप बाहर के कल्चर को, सोशल मीडिया के रेगुलेशन को, ठीक है, इन चीजों को बताओ
कि ये एक काम अगर किए जाएं, एजुकेशन लेवल पे किया जाए, इकोनॉमिक लेवल पे किया जाए, ठीक है, सोसाइटी लेवल पे किया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंप्रूव किया जाए, लोकल पंचायतों को प्रमोट किया जाए, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को हर सुदूर पूर्व से लेके सुदूर दक्षिण तक लाने का प्रयत्न किया जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को थोड़ा और तेजी से विकसित किया जाए, है ना, संसाधनों का कुशलतम सदुपयोग किया जाए। ऐसा ना हो कि झारखंड से हम संसाधनों का दोहन करें और उसे बंबई और महाराष्ट्र में उसके डेवलपमेंट का फल उत्पादित करें, झारखंड का डेवलपमेंट ही ना करें, केवल उसका शोषण ही करें, ऐसा ना हो। तो ये चीज जब आप करेंगे तो आपके आंसर में मौलिकता होगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको जीएस का आंसर लिखना है, पीएचडी वाला थोड़ा ना लिखना है। 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपने नए दे दिए, एग्जामिनर को लगेगा अरे वाह, इसका तो मौलिक आंसर है, और उसी मौलिकता पे ही वो आपको उत्तर देता है, उसके नंबर देता है। वरना अगर आप किताबी कीड़ा बन के लिखाओ कि हाँ पुलिस को ये काम करना चाहिए, सरकार को ये काम करना चाहिए, तो मूर्खता हो जाएगी। और एग्जाम्पल जब दो तो अच्छे से दो, टीम इंडिया की भावना को प्रमोट करना चाहिए, जैसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री करते हैं। और लास्ट में निष्कर्ष में क्या कर दो, निष्कर्ष दे दो कि उपयुक्त सुझावों को अगर अपना लिया जाता है तो न केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना अपने यथावत रूप को प्रदान करेगी, बल्कि नए भारत का जो दिवा स्वप्न है हमारे प्रधानमंत्री साहब का, वो भी साकार हो पाएगा। बस करके इतना काम खत्म करो, आपका उत्तर हो गया। इससे बेहतरीन उत्तर ना तो कोई लिख सकता है और ना ही कोई सोच सकता है, कम से कम शब्दों में। तो ऐसे लिखने का प्रयत्न करें। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पूरा समझ में आ गया कि इस प्रश्न को कैसे हमें इनकोड करना है। वैसे मैंने आपसे बोला तो था कि मैं 75% ही बताऊंगा, 25 आपसे कह दूंगा, लेकिन मैंने शायद 100 ही बता दिया। कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन 100 बताएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर 0 भी नहीं बताएंगे और क्वेश्चन दे देंगे कि आप लोग करके लाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में सामाजिक बाध्यताओं को स्पष्ट कीजिए। आप में से अधिकांश बच्चों ने नहीं लिखा है इस प्रश्न को, पहले अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है, कि भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में सामाजिक बाध्यताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग पहले इस प्रश्न को लिख लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ये इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे रुक जाता हूँ क्योंकि ऑनलाइन के बच्चे क्लास कर रहे हैं, तो इसलिए ऑफलाइन वाले थोड़ा तेज कर लें अपना वीडियो, बाकी क्योंकि ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसलिए मुझे वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो उम्मीद है आपने लिख लिया, भारतीय समाज में स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में सामाजिक बाध्यताएं कौन सी हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो, इसमें जो कोडेड वर्ड हैं पहले उनको निकालो। कोडेड वर्ड क्या मिलेंगे? एक तो भारतीय समाज, दूसरा स्त्री पुरुष समता, तीसरा सामाजिक बाध्यताएं। अगर इन 3 वर्डों को अगर ध्यान से पढ़ो तो ये क्या कहना चाह रहा है कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए भारतीय समाज में वो कौन सी सामाजिक रुकावटें हैं। तो एक बात बताओ, अगर आपको नहीं भी पता है, कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो इतनी तो बुद्धि है ना कि सामाजिक बाध्यताएं कौन कौन सी हैं, कि स्त्री को पढ़ाई के लिए प्रमोट न करना, पितृवादी सत्ता की सोच, है ना, बेसिक चीजें, टेक्नोलॉजी के प्रति उनको इतना कैपेबल ना मानना, ठीक है, बड़े स्तर के डिसीजन मेकिंग में उनको योग्य न समझना, ठीक है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, समाज की पुरातन परंपरा, बेसिक फीचर हैं, आप बता दोगे यहाँ पे, ठीक है। और जब आपने इतना बता दिया सामाजिक बाध्यताएं, तो एक चीज ध्यान रखना, यूपीएससी में मूर्ख से मूर्ख बच्चा और मूर्ख से मूर्ख पढ़ाने वाला अध्यापक आपको केवल यही बता के बोलेगा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, एग्जाम का पेपर हो गया, जाओ बच्चों 10 नंबर का। ये नहीं आपसे पूछा है इसने आपसे ये पूछा है कि प्रभु आप समस्याओं को प्रस्फुटित भी कर दें, उनके अंकुरण के कारण को भी बता दें और उस अंकुरण को रोकने का सुझाव भी देते हैं। तो एक बात बताओ, जब आपने समस्याएं बता दी कि पितृसत्तावादी सोच, शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता, इस वर्ड को लिख लेना, उदासीनता, ये वर्ड बड़ा अच्छा होता है। आप जब लिखते हो ना शिक्षा से उनको दूर करना, ये अच्छा नहीं लगता। शिक्षा के प्रति उदासीनता बरतना, ताकि स्त्रियों को शिक्षा ना दी जाए, साथ ही
पुरुष की जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें प्रमोट करना, ठीक है, उसकी बातों को प्रमोट करना, डिसीजन मेकिंग में उनको दूर रखना, उत्तराधिकार के सिद्धांतों में उनको दूर रखना, ठीक है। बाकी हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है उस पे कहीं ना कहीं अपनी रूढ़वादी मानसिकता को प्रमोट करना, ये कई ऐसे रीजन हैं। धार्मिक रूप में स्त्री को केवल और केवल अर्धांगिनी के रूप में देखना, बाकी धार्मिक कामकाजों में उसको दूर रखना, ये कई सारे रीजन हैं जिस कारण स्त्री पुरुष समता नहीं आ पा रही। और कई बार लिख सकते हो कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर को भी लेके, मतलब माना यह जाता है, कुछ लोगों का यह मानना होता है, मुझे इस चीज पे बड़ा दुख है कि हमारे देश में कुछ लोग ये कहते हैं कि महिलाएं जो हैं, सॉरी महिला वर्ड नहीं, हमारे देश में स्त्रियां जो हैं वो सशक्त नहीं है। और दुर्भाग्य हमारे देश का इस बात से भी है कि नारी सशक्तिकरण का आंदोलन नारियां चलाती हैं। मतलब इन लोगों को पटक पटक के मारना चाहिए, है ना। क्यों? अगर नारी सशक्त ही ना हो, सशक्त का मतलब क्या होता है? सशक्त की परिभाषा होती है वो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग कितना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसका एग्जांपल आप देखो, मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। प्रत्येक महीने वो महामारी की समस्या से अपने आप को गुजारती है, बट मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, तो क्या वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है? दूसरा एग्जांपल देखो कि एक देवी अपने जीवन में 9 महीने के गर्भ को अपने साथ धारण करती है, ठीक है। 9 महीने के गर्भ का मतलब बेसिक तौर पर अगर कुछ पता हो या ना पता हो तो लगभग 1 किलो का वेट, में भी 1 किलो या 1.5 किलो का वेट जो बेबी होता है नया, ठीक है, उसको धारण करती है। 1 किलो का वेट धारण करने का मतलब सोचो, अगर डेली कोई व्यक्ति 1 किलो का वेट धारण करके अपनी नित्य सारे काम कर रहा है, नित्य सारे काम का मतलब कि समाज में उठ भी रहा है, बैठ भी रहा है, जा भी रहा, खाना भी बना रहा, बर्तन भी धो रहा, पोछा भी लगा रहा, सब कुछ कर रहा है, और फिर भी शाम को पतिदेव आ रहे हैं, उनके सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्यों? क्योंकि अगर जरा सा भी उदासीन चेहरा रखेंगे तो पतिदेव नाराज हो जाएंगे। अरे बताओ, मैं पूरे दिन काम करता रहता हूं, तुम क्या करती रहती हो, है ना। अरे भाई, इसको सशक्त नहीं बोलोगे तो किसको सशक्त बोलोगे? कहते हैं कि जब एक माँ या एक नारी एक बच्चे को जन्म देती है तो बॉडी की इतनी ज्यादा जो नसें होती हैं टूटती हैं, जितनी आदमी की टूट जाए तो बेचारा मर जाए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, नारी सशक्त नहीं है। तो जब भी आपसे इंटरव्यू में, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये लाइन, इंटरव्यू में जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको लगता है कि भारत में नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है, तो अगर आप बेहतरीन इंटरव्यू वाले व्यक्ति हैं देने वाले, तो तुरंत काउंटर अटैक कर देना कि मैम पहले तो मैं यहाँ पे सुधार करना चाहूंगी या करना चाहूंगा कि नारी सशक्तिकरण का मतलब पहले डिफाइन होना चाहिए। अगर इसको किसी स्टेमिना या किसी बॉडी से लिया जा रहा है तो यहाँ पे गलत हो सकता है। नारी सशक्तिकरण को अगर क्षेत्र में स्थापित करने से लिया जा रहा है तो मे भी सही हो सकता है कि राजनीति की फील्ड में महिलाएं नहीं आ पा रही हैं तो उनको वहां तक लाने के लिए कैपेबल बनाया जाए, तो ये वर्ड अच्छा है। बट अगर उनकी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए अगर हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। अब जब आप ऐसा बोल दोगे ना, तो उन लोगों के जो 50 क्वेश्चन वो गिन के रखे हैं ना अपने पास कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे 20 मिनट के इंटरव्यू में, वो सब भूल जाएंगे और इसी पे डिबेट शुरू हो जाएगी। और फिर तो उनको मदारी की तरह नचाते रहना, डमरू बजा बजा के, और वो बेचारे नाचते रहेंगे और पूरा इंटरव्यू 20 मिनट का आपका हो जाएगा। 20 मिनट का आपका इंटरव्यू हो गया और आपने अपने हिसाब से नचा दिया, यकीन माना 180 प्लस इंटरव्यू में पहुंच जाओगे। और ऐसा मैंने कई सारे अभ्यर्थियों के साथ करवाया है, तो मुझे पता है, ठीक है। तो ये चीजें आप करना, खैर कोई बात नहीं। तो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए कि सामाजिक बाध्यताएं कौन सी हैं। अब जब आपने ये समझ लिया तो इस पे भी 2 पॉइंट पूरी तरह से इनकोडेड हैं, सॉरी कोडेड हैं, कि आपको इन बाध्यताओं को न केवल स्पष्ट करना है बल्कि सरकार ने इनको दूर करने का क्या प्रयत्न किया है और आपको इस पे दूर करने के लिए और क्या करेंगे। समझ गए? मतलब यूपीएससी के हर प्रश्न में 3 चीजें होंगी। पहला सरकार के प्रयास, दूसरा आपके सुझाव हमेशा, और पहला जो होगा वो तो प्रश्न होगा। तो इन 3 एलिमेंट्स को हर जगह पे डालना। सरकार ने कौन से प्रयास किया बता दो,
कि स्त्री पुरुष वेतन समानता की सरकार बात कर रही, पंचायतों में उनके सशक्तिकरण की बात कर रही, लेकिन अभी भी संसद में उनके आरक्षण को लेकर उदासीनता बरती जा रही। इस वर्ड को दिमाग में फिट कर लो, हर जगह पे वर्ड उपयोग में लाना है। इसी को बोलते हैं हिंदी में अपनी प्रभुता स्थापित करना, हिंदी के शब्दों में अपना वर्चस्व स्थापित करना। तो इसलिए इन वर्डों को लिख लिया करो और उपयोग में लाओ। उदासीनता बरत रही है सरकार, है ना। मतलब कुछ बच्चे लिख क्या देते हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। अबे कोई ऐसी चीज है क्या, कमोडिटी है क्या, उसको ध्यान देना चाहिए? अरे हाँ हाँ ये देखो फलाने मॉल में लगी थी तो इसको ध्यान दें, ऐसा नहीं है ना। उदासीन रवैया हमेशा देखिएगा, जब भी आप बड़े से बड़े किसी स्कॉलर्स को पढ़ते हैं तो वहां पे वर्ड यही यूज करते हैं, उदासीन रवैया सरकार का। तो ये वर्ड आप उपयोग करना, ठीक है। तो उदासीनता। दूसरी चीज आप बता देना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत या नारी सशक्तिकरण से कई सारे प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्थापना, सरकार द्वारा मुद्रा योजना को प्रमोट करना, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को प्रमोट करना, उज्ज्वला, है ना। ये कई ऐसी चीज हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को समान बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। नारियों को आपने देखा होगा कि कई सारी हमारी जो आर्मी फॉर्म्स हैं उसमें भर्ती कराने की बात हो, ठीक है, यूनिट्स की बात हो, राष्ट्रीय हमारा जो दिवस होता है गणतंत्र दिवस, ठीक है, उसमें परेड में महिला टुकड़ी की बात हो, या हमारी एयरफोर्स विंग में सोहन सिंह बाकना, मोहना सिंह, इनकी बात हो, तो ऐसी बातें हम बता सकते हैं कि सरकार ये प्रयत्न कर रही। अब फिर बता दो कि अभी और उपाय किए जाने बाकी हैं। अब जब और उपाय किए जाने बाकी है तो वहां पे आप बेसिक तौर पे बता देना। अब यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखना, जब आप सामाजिक बाध्यताओं की बात करोगे ना तो वहां पे आप थोड़ा सा वैश्वीकरण का भी पुट डाल देना कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन ने या वर्तमान समाज के डिजिटलाइजेशन ने किस तरीके से स्त्री को एक कमोडिटी के रूप में प्रस्तुत किया, और हमारे देश के कई सारे संगीत उसने भी कहीं ना कहीं इनको कमोडिटी के रूप में स्थापित किया। तो इसलिए वो समता नहीं आ पाई जो समता आनी चाहिए। और फिर इसी को सुझाव जब आप देते हो तो वहां पे बता दो कि स्त्री को एक कमोडिटी के रूप में प्रस्तुत ना करके बल्कि उसको एक समता के अधिकार के तहत प्रस्तुत किया जाना चाहिए, है ना। जैसे आज क्या कह रहा हूं, कुछ दिन पहले मैं एक वो पढ़ रहा था, ब्लॉग पढ़ रहा था। उसमें क्या है कि वो बड़ा अच्छा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक मूवमेंट चल रही है इस समय वर्ल्ड लेवल पे। मूवमेंट ये चल रही, कई सारे आपने देखा होगा पुरुष टाइप के लोग होते हैं जो बाल ब्रह्मचारी की बातें करते हैं, मतलब अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं जैसे दुनिया के बहुत अच्छे इंसान हैं, बट होते हैं आसाराम बापू अपने आप में, ठीक है। उसमें एक चीज ये डिबेट चल रही थी कि आजकल लोगों ने एक धारणा बना रखी है, आप लोगों में कभी ना कभी किसी ना किसी से रूबरू हुए होंगे, कई प्रकार के लड़कों से, मैं तो हुआ ही हूं, आप लोग अगर हुए हैं या नहीं हुए मुझे नहीं पता। जैसे कई प्रकार के लड़कों ने धारणा क्या बना रखी है कि कोई लड़की अगर उनको देखकर हंसती है या मुस्कुराती है, या कोई लड़की अपने बालों पे बार बार ऐसे हाथ फेरती है, उनको देख के अदाकारी करती है, तो मतलब वो लड़की उसको पसंद है। ये ड्रामेटिक बने हैं मूवीज से हमारे, ठीक है। अगर लड़की ने चप्पल उतार के उसको मार दिया है तो पक्का उनकी आगे चल के प्यार मोहब्बत होगा ही होगा। दूसरा एक धारणा ये भी बनी है कि जैसे अगर एक लड़की और एक लड़का अगर दोस्त बन गए हैं तो वो केवल दोस्त नहीं होते, दोस्त से ऊपर भी चले जाते हैं, मतलब पति पत्नी का भी संबंध स्थापित कर लेते हैं पूरी तरह से। तो ये जो मानसिकता है किसी भी इंसान के अंदर बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं स्त्री को दबाने का यत्न करती है। आप देखेंगे कि हमारे समाज में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुष के मध्य भेदभाव को प्रमोट करते हैं। गंदे से एग्जाम्पल है, बट आप सोसाइटी पढ़ते हो तो इसलिए रियलिटी से कभी भी बैकफुट में मत आना, क्योंकि ये चीजें आपके इंटरव्यू को तहस नहस कर देती हैं। अगर आप वहां पे थोड़ा सा ये सोचते हैं वो इतनी गंदी चीज पे क्यों बात किया जा रही है ना, तो ऐसा मत करना। वहां पे किसी प्रकार का कोई वो मत रखना, बल्कि छोटी छोटी चीजें जब आप लिखते हो ना एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि यार ये मौलिक बातें कर रहा है, और वो मौलिकता ही कहीं ना कहीं आपके उत्तर को एक बेहतरीन अंक देती है।
जैसे स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में एक बड़ी विपदा क्या हो सकती है, जो आज हमारे यहाँ प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आप देखिएगा कि फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए जो आजकल के कई सारे टूल्स हैं, उन टूल्स में क्या लिखा होगा, या तो मैन फोर्स लिखा होगा, ठीक है, या हॉर्स पावर लिखा होगा, या और भी कई सारे ऐसे वर्ड उपयोग में होंगे जो कहीं ना कहीं क्या प्रमोट करते हैं, मैन फोर्स, मतलब मानव के अंदर इतना बल है, यानी कि स्त्री कमजोर है। तो इन वर्डों को भी अगर आप वहां पे मेंशन कर देते हैं कि हमारे समाज में बिकने वाले कई सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कि समाज की धारणा से प्रेरित हैं, जो पितृसत्तावाद से प्रेरित हैं, वो कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष समता स्थापित करने में भी बाधक का काम करते हैं। अब आपने जब प्रोडक्ट लिखा और ब्रैकेट में मैन फोर्स डाल दिया, एग्जामिनर की नजर इतनी तेज हाईलाइट होगी, वो समझ जाएगा अरे बाप रे, कहां पे जाके तुमने वॉर किया, मतलब घर के अंदर जाके हिट किया है सीधे एग्जामिनर को। और क्योंकि एग्जामिनर ने भी कहीं ना कहीं जीवन में इस चीज से गुजरा होगा, तो वो प्रश्न उसको अंक देने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये चीज ध्यान में रखा करो कि हमेशा कुछ ऐसे पुट छोड़ा करो जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए। तो आप ऐसे लिखते हैं और फिर आप इसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बता दें कि हाँ साहब ये सरकार कर सकती है और ऐसे ऐसे इनको दूर करने की बात है। इससे ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं, 150 शब्दों में लिखना है, 10 अंकों का प्रश्न होता है। तो बेसिक तौर पे शुरू में ही बता दो कि भारत का समाज एक ऐसा समाज है जहां पे स्त्री पुरुष समता की बात की जाती है, चाहे वो विवाह के संदर्भ में बात हो या सामाजिक रीति रिवाजों के संदर्भ में बात हो। किंतु समाज की इस परिभाषा में विगत कई वर्षों में दोषारोपण देखने को मिला है, चाहे वो बाल विवाह की बात हो या फिर स्त्री हत्या की बात हो या स्त्री को एक कमोडिटी के रूप में स्थापित करने की बात हो, जिसके पीछे कहीं ना कहीं कई सामाजिक कारक जिम्मेवार हैं। सामाजिक कारकों के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पितृसत्तावादी सोच, ऐसे कॉमा लगा लगा के बता दो, कहीं ना कहीं पितृसत्तावादी सोच, कहीं उपभोगवादी संस्कृति, कहीं ना कहीं पुरुषों की अपने अंदर एक नेतृत्व करने की प्रबल क्षमता, और साथ ही नारियों को, वर्ड ध्यान रखना, नारी और स्त्री उपयोग करना, औरत और महिला वर्ड पूरे के पूरे यूपीएससी के एग्जाम में भी मत करना कि वो औरत, वो महिला, ये गंदे वर्ड होते हैं, ये सम्मानी नहीं है, ठीक है। सम्मानी का मतलब नारी या स्त्री, ये वर्ड उपयोग करो, ठीक है, या देवी, देवी तो उपयोग करोगे ही नहीं, लेकिन नारी और स्त्री वर्ड उपयोग किया करो, ठीक है। जब आप ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे ना, तो आपके उत्तर में एक अलग प्रवृत्ति देखने को मिलेगी जो कि सामान्य अभ्यर्थियों से हटके होगी, ठीक है। तो आप ऐसे उपयोग करके फिर आप ये बता दें कि सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए, उसमें 2-3 योजनाओं का उल्लेख कर दें, चाहे उज्ज्वला के बारे में, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस के बारे में, या फिर आप महिलाओं के संदर्भ में कोई भी विशेष तौर पे बातें बता दें, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष समता की बात हो जाएगी। लास्ट में आप जाते जाते कुछ सजेशंस दे दें कि सरकार को और क्या करना चाहिए जिससे स्त्री पुरुष समता को स्थापित किया जा सके, ठीक है। उसमें आप संसद के पुट को जरूर डाल देना कि भारत में अभी भी संसद में महिला सदस्यों को लेकर उदासीनता बरती जा रही है ना, ऐसा वर्ड उपयोग करते हैं तो आपके उत्तर में एक अलग से एक स्ट्रांगनेस आ जाएगी, ठीक। तो ऐसे इस प्रश्न के उत्तर को आप कवर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न काफी, इसमें देखो जब आप लोग लिख के भेजेंगे ना तो हम और भी फिर नए नए पॉइंट बताएंगे। अभी अगर सब कुछ हम 100% बता देंगे फिर आप नकलची हो जाएंगे, और मुझे नकलची नहीं बनाना आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। भारत की विविधता के संदर्भ में क्या ये कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरणों सहित कारण बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घुमाऊ प्रश्न है, लेकिन है सिंपल। लिख लीजिए आप लोग, भारत की विविधता के संदर्भ में क्या ये कहा जा सकता है कि राज्यों के अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरणों सहित कारण बताइए। इस प्रश्न में अपनी तरफ से बुद्धि नहीं लगानी, जो दिया है उसी को बस एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि 150 शब्द की बात कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखो। भारत की विविधता की बात है, फिर क्या कह रहा है? राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं, अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरण दें।
मतलब अगर आप इस लाइन को बोल रहे हो कि हाँ राज्यों के अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं, तो एग्जाम्पल सहित प्रूफ करके बता दो और कारण बता दो। समझ गए? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आपको समझाया नेशनल इंटीग्रेशन वाला, उसी का एक अगला चरण है। जैसे आप हमेशा पढ़ते हो ना कि हमारे यहाँ राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है। कुछ राज्यों में आप देखोगे गुजरात गुजरातियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, ठीक है, तमिल तमिलों का, ठीक है, आंध्र आंध्र वालों का, ठीक है, कन्नड़ तेलुगु, बंगाल बंगालियों का, है ना। अब ये कुछ बच्चे नाराज मत हो जाना कि सर बंगाली कैसे बोल दिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा मत बोलना, ठीक है। उड़ीसा उड़िया वालों का, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात आए तो उनके अलग अलग अपने रीजन हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रुहेलखंड, अलग अलग नामों से उनको संदर्भित किया जाता है। हरियाणा उनका अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पंजाब उनका अलग कॉन्सेप्ट है, खालसा पंथ उनका अलग चलता है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट हमने बना दिए थे भाषा के आधार पे, अभी भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मतलब हमने स्टेट जो बनाया गुजरात, उसमें भी अभी विवाद है। हमने जो बनाया महाराष्ट्र मराठों का, उसमें भी लड़ाई है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र वास्तव में दो पार्ट में हो जाता है। एक वो क्षेत्र जहां डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, जैसे विदर्भ, वहां सूखा रहता है, और एक वो क्षेत्र जो इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, वहां पे डेवलपमेंट पीक पे है। एक तरफ धारावी बस्ती है, एक तरफ एंटीला भवन है। आंध्र प्रदेश की बात करो तो वहां पे मिक्सअप है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, तो वो अपना अपना मांग रहे। कर्नाटक की बात करो तो कर्नाटक अलग क्षेत्र की मांग कर रहा है। तमिलनाडु की बात करो तो तमिलनाडु में भी कुछ कहते हैं कि हम सिंघल हैं, अलग सिंगली अलग मांग करते हैं, तमिलियन अलग मांग करते हैं। तो मतलब क्या है कि भारत ने जिस डाइवर्सिटी के लिए स्टेट्स का गठन किया कि अलग अलग स्टेट्स मिलके इंडिया के इंटीग्रेशन को, इंडिया के डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे, बट वो अब उनमें भी डाइवर्स होने की मांग कर रहा है। और इसीलिए एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि क्या राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं, और अपने उदाहरण दीजिए। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। आज भी आपको एक से एक लोग मिल जाएंगे जो हमेशा क्या बोलेंगे, अरे ना भाई उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, ब्रज के हैं। जैसे अभी आप में से एक देवी जी ने तुरंत कहा कि उत्तर प्रदेश के नहीं है मास्टर, ब्रज के हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? कहीं ना कहीं ब्रज के क्षेत्र की जो लोकल कल्चर है, उनका जो लोकल कॉन्सेप्ट है, उस इंटीग्रेशन की बात की जा रही कि साहब ब्रज को अलग कर दो, साहब गंगा के क्षेत्र को अलग कर दो, बनारस के क्षेत्र को अलग कर दो, बिहार में पटना के क्षेत्र को अलग कर दो, और बाकी का जो क्षेत्र है उसको अलग कर दो, मुंगेर का क्षेत्र अलग कर दो, ठीक है। आप बंगाल की बात करो तो उत्तरी बंगाल को अलग कर दो, दक्षिणी बंगाल को अलग कर दो। क्यों? क्योंकि दक्षिणी बंगाल एक तरीके से बंगाल की खाड़ी से टच करता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वहां पे। उत्तरी बंगाल में उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो वहां पे अलग अलग डिमांड है कि साहब अरुणाचल आपने बना दिया, ठीक है, लेकिन हमें बोडोलैंड चाहिए। आपने नागालैंड बना दिया, ठीक है, लेकिन हमें ग्रेटर नागालैंड चाहिए। आपने त्रिपुरा बना दिया, ठीक है, लेकिन हमें त्रिपुरा लैंड चाहिए। आपने मणिपुर बना दिया साहब, लेकिन हमें अलग मणिपुर चाहिए। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है कि आज भी हमारा लोकल कल्चर, हमारी लोकल जो इकाइयां हैं कल्चर की, वो कहीं ना कहीं स्टेट की अपेक्षा उसको रिप्रेजेंट करती हैं। आज गुजरात के निवासी को गुजराती के रूप में जाना जाता है, महाराष्ट्र के निवासी को मराठावाड़ के नाम से जाना जाता है, तमिल को तमिलियन के नाम से जाना जाता है, ना कि तमिलनाडु के नाम से। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, ब्रज के क्षेत्र, गंगा के क्षेत्र ऐसे जाना जाता है, उसको उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता। जैसे नॉर्मल तौर पे आप लोग जब बातें करते हैं आपस में तो क्या बातें करते हैं? यही तो करते हो, अच्छा उत्तर प्रदेश में कहां से हो, अच्छा बुंदेलखंड के एरिया से हो, मालवा के क्षेत्र से हो, अच्छा राजस्थान में यहाँ के क्षेत्र से हो। ये क्या है? कहीं ना कहीं
ये कहीं ना कहीं लोकल कल्चर की बात है कि मारवाड़ी जहाँ पे रहते हैं वो क्षेत्र अपना अलग उनका बन गया, ट्राइबल कम्युनिटी जहाँ पे रहती है उनका अपना एक अलग क्षेत्र बन गया, वो अपनी अपनी बात कर रही, और इन्हीं बातों के कारण कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता भी कमजोर हुई। तो यही चीज आपसे क्वेश्चन में सिंपल तौर पे पूछा है। तो आप क्या करेंगे, सामान्य तौर पे पहले भारत की विविधता का परिचय दे देंगे। भारत की विविधता का परिचय मतलब भारत में वर्तमान में कितने स्टेट और कितने यूटीज हैं। तो आपको पता है कि 28 स्टेट हैं और 7 यूटीज है हमारे यहाँ। ठीक है, 7 यूटीज कहाँ हो गई, 9 थी, 9 से 8 हो गई, 8 यूटीज। ठीक है, 8 यूटीज हमारे यहाँ है। तो आप ऐसे इनको बता के फिर आप बताएं कि इन स्टेट्स के होने के बावजूद भी आज भी हमारे यहाँ समय दर समय लोकल आइडेंटिटी को प्रमोट करें। लोकल आइडेंटिटी का मतलब क्षेत्रीय पहचान को प्रमोट करने की, क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देने की बात की जाती है। और इस बढ़ावा के संदर्भ में कभी कभी हम बुंदेलखंड, कभी कभी बघेलखंड, कभी कभी नागालैंड में ग्रेटर नागालैंड, बोडोलैंड, त्रिपुरालैंड और कभी कभी तमिल के क्षेत्र में तमिल, तेलुगु, कर्नाटक के अलग अलग राज्यों की मांग देखते हैं। अर्थात उपयुक्त इन उदाहरणों से एक बात तो स्पष्ट है कि भारत के जो भी राज्य हैं वो केवल अपने मूल स्वरूप में वो केवल अपने वर्तमान स्वरूप में भारत की विविधता को प्रमोट नहीं करते, बल्कि अपने मूल जो कि लोकल उनका कल्चर है उसके रूप में प्रमोट करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सारे प्रोग्राम भी चला रखे हैं। चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऊपर तो पढ़ा चुके हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत यहाँ पे भी लिखें। अरे महाशय, 2017 में ये पूछा गया था और वो क्वेश्चन आपका 1988 में पूछा गया था, और हमेशा यूपीएससी के एक क्वेश्चन में सोसाइटी में एक ही आता है। तो भारत की विविधता के बारे में दिया है तो आप ये पॉइंट हमेशा मेंशन करोगे, हमेशा वहां पे डालोगे, तो आपका उत्तर अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप जब ये बता दोगे फिर आप इसको बता देना कि सरकार ने ये प्रयत्न जो किए हैं, किंतु अभी भी सरकार के इन प्रयत्नों को पूरी तरह से वहां के लोकल कल्चर के लोग नहीं मानते, और वो समय दर समय भारत में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की भावना को प्रमोट करते हैं, जिस कारण भारत की जो इंटीग्रेशन है वो बाधित होता है और नक्सलवाद जैसी समस्या को जन्म दिया जाता है। अतः अभी सरकार को इन राज्यों की अपेक्षा प्रादेशिक सांस्कृतिक इकाइयों को प्रमोट करने की तुलना में राज्यों के ही वास्तविक स्वरूप को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि भारत की एकता व अखंडता विद्यमान रहे और आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक हम राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख प्रेरणाओं को एक नेतृत्व प्रदान कर सकें। ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे आप इस प्रश्न को लिख देंगे, और जब आप ऐसे लिख देंगे तो आपके उत्तर में एक विविधता देखने को मिल जाएगी और साथ ही आपको एग्जामिनर काफी अच्छे मार्क्स दे देगा। समझ गए? तो ऐसे बेसिक तौर पे आपको अपने इस उत्तर को लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी सरल है और आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने हमारी पहली क्लास देखी है वो बच्चे काफी आसानी से लिख लेंगे। जैसे आप बेसिक तौर पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, लिख लीजिए कि सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना का यहाँ मकसद क्यों दिया गया? इसका मकसद ये दिया गया कि भारत में न जाने कितने आक्रांता आए और भारत की भूमि में अपने आप को तब्दील कर गए, या भारत के समाज के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर गए और बड़े बड़े साम्राज्य को स्थापित कर गए। या भारत में कई सारे साम्राज्यों का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने किसी धर्म विशेष को बढ़ावा न देकर धर्मनिरपेक्ष रहकर भारत की भारतीयता को प्रमोट किया और प्रेम की भावना को रसपादित करके भारतीयता को पोषकता प्रदान की, जो कि आज भी वर्तमान में विद्यमान है। अब वर्तमान में विद्यमान का मतलब यहाँ पे ये ड्रामेटिक अंदाज में मत लिख देना, लेकिन ये जरूर कर देना कि करंट में, मतलब वर्तमान में विद्यमान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्वों या घटनाओं ने इसकी सहिष्णुता व इसके प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चाहे वो मॉब लिंचिंग के नाम पर गौ हत्या का प्रश्न हो, मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों की हत्या की बात हो,
या फिर गौ हत्या के नाम पे किसी समाज विशेष वर्ग को पूरी तरह से हतोत्साहित करने की बात। अब यहाँ पे बुद्धि में एक चीज रखना, जब भी आप कुछ लिखते हैं बिना किसी जाति बिना किसी धर्म का नाम लिए अपनी बात कहना, ये क्वालिटी है एक ऑफिसर्स की। अगर मैंने बोला कि गौ हत्या के नाम पर किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर उसके प्रति कोई हिंसात्मक कार्रवाई करना, ये कहीं ना कहीं भारत की सहिष्णुता के प्रति एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि मुस्लिम है, हिंदू है, कुछ भी नहीं लिखना है, कारण एग्जामिनर कोई भी हो सकता है। तो इसलिए छिप कर अपनी बात कह देना। होता है ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं इशारों इशारों में अपने प्रेम पत्र लिख देते हैं। कालिदास टाइप के अगर लोग होंगे तो बादलों को ही अपना डाकिया बना देंगे और भेज देंगे अपना प्रेम पत्र अपनी नायिका के पास, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही लिखना होता है। अब आपको एक कैसे लिखना है इस प्रश्न को, कह रहा है प्राचीन समय से ही। प्राचीन समय से ही मतलब आप लिख दो कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक और ऋग्वैदिक काल तक में हम देखते हैं कि कई प्रकार के समाजों का निर्माण हुआ, कई प्रकार के विशेष वर्ग के लोगों का निर्माण हुआ। मौर्य काल तक आते आते अशोक के धम्म में वास्तव में सहिष्णुता और प्रेम के प्रस्फुटन का एक साकार रूप प्रदर्शित होता है, जो कि इतने बड़े साम्राज्यिक नेतृत्व के बावजूद भी किसी विशेष धर्म को प्रमोट न करते हुए सबके साथ और सबके विकास की बात की जाती है। यही धारणा आगे चलकर अकबर के दीन इलाही में भी देखने को मिलती है। और यही धारणा सॉरी बीच में एक लाइन कट हुई है, उस लाइन को ऐड करना है। आपको ऐसे बताना है इस क्वेश्चन को कि भारत में सहिष्णुता व प्रेम की भावना न केवल सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान कई विशेष वर्गों और सामाजिक संस्कृतियों के माध्यम से देखने को मिलती है, बल्कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के दौरान वैदिक ऋचाओं में भी विभिन्न वर्ग के ईश्वर की उपासना से भी देखने को मिलती है। लेकिन समय के कालक्रम में इसमें जटिलता आने के कारण कई प्रकार के धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलनों, विशेषकर बौद्ध और जैन धर्म के आंदोलनों ने इस सहिष्णुता व प्रेम को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिसकी साकार अभिव्यक्ति अशोक के धम्म में देखने को मिलती है। यही धारा आगे चलकर इस्लाम के संदर्भ में गजनवी और गौरी के कट्टरवादी स्वरूप को तिलांजलि देते हुए सूफी परंपरा में देखने को मिलती है, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के अकबर के दीन इलाही में भी प्रस्फुटित होती है। लेकिन ब्रिटिश शासन काल के दौरान इस सहिष्णुतावादी प्रवृत्ति में कमी आती है, जिसे पुनः गांधी इसे प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न करते हैं और अंतिम जन की अवधारणा के माध्यम से भारत में फिर से समरसता और समान भ्रातृत्व के विचार को प्रमोट करते हैं, जो कि भारत के संविधान की उद्देशिका की भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व के भाव के माध्यम से प्रज्वलित होती है। अतः इसका स्वरूप आज भी वर्तमान रूप में कहीं ना कहीं परिलक्षित होता दिखता है। किंतु समाज के कुछ विशेष वर्ग और राजनीतिक दलों की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने इस सहिष्णुता व प्रेम की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। साथ ही कुछ राजनीतिक एक्ट के माध्यम से या राजनीतिक अधिनियमों के माध्यम से, ब्रैकेट में डाल दो एनआरसी और सीए, ठीक है, इसके माध्यम से विशेष वर्ग को समाज से हतोत्साहित करने का प्रयत्न किया गया। किंतु कुछ भी हो, भारत एक ऐसी भूमि है जहां पे सहिष्णुता व प्रेम की धारा पुरातन समय से बहती चली आ रही है, जिसकी एक पटाक्षेप हमें कोविड-19 के पेंडेमिक में भी देखने को मिला। तो अतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत की सहिष्णुता या भारत की प्रेम की भावना किसी एक दिन में बनने वाली कोई घटना थी या इसे प्रभावित करने वाली कोई एक कहानी, बल्कि ये वर्षों की जीती जागती परंपरा का एक प्रस्फुटन थी, जो कि उस समय भी अनवरत रूप से विद्यमान थी, वर्तमान में भी विद्यमान है और भविष्य में भी विद्यमान रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसी भूमि है जहां प्रेम और सहिष्णुता विगत हजारों वर्षों से विद्यमान है। ऐसा लिख दो आंसर शॉर्ट में। मैंने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बता दिया, आप शॉर्ट में लिखेंगे 150 वर्ड में हो जाएगा। ऐसे आपको आंसर लिखना होता है। अब इसमें आपका एंशिएंट, मिडवेल, मॉडर्न, है ना, करंट अफेयर्स, फ्यूचर अफेयर्स सब आ गया। इसको बोलते हैं आंसर का पूरा होलिस्टिक इंटीग्रेशन 150 वर्ड में। उम्मीद है आप समझ गए और आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे सांस्कृतिक है, का और आएगा। आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई हैं। सुस्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप में से अधिकांश बच्चों को समांगीकरण का मतलब ही नहीं पता होगा, इसलिए इसको उतना अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले समांगीकरण जैसे वर्ड को समझना है। जब भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहां पे विलयन वर्ड पढ़ते हैं, है ना। विलयन का मतलब घोल, ठीक है। जैसे चीनी का विलयन करते हो, है ना, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण बनाते हो, तो वही है। समांगी का मतलब होता है एक हो जाना, एकीकृत हो जाना, मतलब दो ना दिखना, उसको बोलते हैं समांगीकरण। अब इतनी बातें अगर आपको पता है कि एक हो जाना, तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है फिर लाइन। आमतौर पर कहा जाता है वैश्वीकरण सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई। सुस्पष्ट कीजिए, मतलब दोनों काउंटर हैं। काउंटर का मतलब, काउंटर ये है, ये कहना चाह रहा है कि वैश्वीकरण के बारे में ये धारणा प्रचलन में है कि वो एक विशेष धर्म, एक जाति, एक पहनावा, एक नस्ल, इसको प्रमोट करता है। बट इसके प्रमोशन से इंडिया में जो लोकल उनका कल्चर है वो स्ट्रांग हो गया। मतलब ये दोनों चीजों की बात कर रहा। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दोगे। एक्सप्लेन करने के बाद इसके कुछ निगेटिव पॉइंट बता दोगे, और निगेटिव पॉइंट के बाद इसके सजेशंस बता दोगे। अपने आप आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करना है आपको? आपको सबसे पहले बताना है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को कैसे बढ़ावा दिया। तो आप बता दोगे कि विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऐसे लिखा करो तो मजा आ जाता है प्रश्न में, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की बदलती परिस्थितियों ने एक देश से दूसरे देश में लोगों के आवागमन को प्रोत्साहित किया। यही धारा 1992 के बाद भारत में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के माध्यम से आगे को बढ़ी, जिसके संदर्भ में न केवल भारतीय संस्कृति और समाज को एकीकृत करने का प्रयत्न किया गया, बल्कि भारत के खान पान, रहन सहन और उसके पहनावे को भी प्रभावित करने का प्रयत्न किया गया। किंतु ये पहनावा, ये खान पान, ये रहन सहन भारत की लोकल कल्चर को पूरी तरह से डाइल्यूट न कर पाई, बल्कि उसके कल्चरल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का, उसको मजबूती प्रदान करने का प्रयत्न किया, जिसके संदर्भ में हमारे यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम हो, या पर्यटन पर्व की धारणा हो, या देखो अपने देश की धारणा हो, या हमारे पुराने वैदिक कल्चर को प्रमोट करने की बात हो, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हुई। इसका कहीं ना कहीं एक कारण यह भी रहा कि वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक समांगीकरण था उसमें कहीं ना कहीं कट्टरता, कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्य, कहीं ना कहीं वहां पे पूंजीवादी संस्कृति और कहीं ना कहीं उपभोग की संस्कृति विद्यमान थी, जिसमें केवल और केवल व्यक्ति के जीवन में अवसाद, तृष्णा और अलगाव की भावना ने जन्म लिया, जो कि भारतीयता की पुरातन परंपरा के प्रतिकूल था। इस वर्ड को लिख लेना। जब भी आप लिखते हो ना विपरीत वर्ड गंदा होता है, प्रतिकूल लिखा करो, जो कि भारतीयता की पुरातन परंपरा के प्रतिकूल था। अतः भारतीयों ने अपनी अनुकूलता के अनुरूप अपने जीवन को धारित किया और उसी के अनुरूप लोकल कल्चर को प्रमोट किया। ऐसे आप लिखेंगे। किंतु फिर लिख दो कि इस वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं छोटे ही स्तर पर ही सही भारत के समाज, भारत के परिवार, भारत के विवाह समारोह को प्रभावित किया और इसके संस्कारों में कहीं ना कहीं दुराभावों का प्रवेश करके इसकी संस्कृति का ह्रास करने का प्रयत्न किया। लेकिन सरकार के यथावत प्रयत्नों, समाज के जागरूक नागरिकों और समाज की कल्चर को प्रमोट करने वाले कई प्रकार के संगठनों के माध्यम से आज भी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो यथावत रूप में गतिमान है।
जिसके संदर्भ में न केवल भारत सरकार भी कृत संकल्पित है, बल्कि विश्व स्तर पे कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट करके वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को बढ़ावा दिया गया और साथ ही यूनेस्को जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की सांस्कृतिकता को भी बढ़ावा देने का प्रयत्न किया। फिर चाहे वो योग हो, कुंभ हो, ऐसी बातें लिख दो, आपका उत्तर अपने आप में एक अलग दृष्टि के रूप में नजर आएगा। मतलब इसमें तीनों पटाक्षेप हो गए आपके। तो ऐसा जब आप लिख देते हैं तो आपके उत्तर में एक मौलिकता दिखती है और एग्जामिनर को लगने लगता है कि आपने कुछ अद्भुत लिखा। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों बता रहे हो, ये किताब में ही लिखवा देते। तो एक बात बताएं आपको, यूपीएससी आपसे जब भी मेंस में क्वेश्चन पूछती तो किसी किताब का उदाहरण नहीं होता है, बल्कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस को वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचाना चाहती है। तो उस थिंकिंग लेवल के आधार पर ही आप किसी भी चीज को पढ़ा करें, उसी आधार पर ही किसी चीज को सोचा करें। धीरे धीरे जब आपकी थिंकिंग ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी तो अपने आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सहज लगने लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को कुछ ऐसे कर लेंगे और आपका उत्तर काफी अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बाद में, पहले एक दो क्वेश्चन यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं वो आप कर लेंगे। इनको हम बता दें कि क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बनाती है। सुबह सुबह मैंने आपको 14 विशेषताएं बताई थी भारतीय समाज की। ठीक है, तो उन्हीं विशेषताओं को अच्छे से इंटीग्रेट करते हुए लिख दीजिए। और वैसे भी ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, सुबह जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो सेम टू सेम एज इट इज यही है, बट आप फिर भी इसको लिखना और थोड़ा और अच्छे से लिखना कि भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बनाती है। तो बता दो, भारतीय समाज वास्तव में कोई एक दिन की बनने वाली कोई संकल्पना नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की युग ऋषियों की तपस्या का एक परिणाम है ना। इस तपस्या में न केवल भारत के धर्म की प्रधानता है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का विचार भी प्रस्फुटित होता है। इस संकल्पना में संयुक्त परिवार जैसे विचारों की बात होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात देखने को मिलती है। यहाँ समन्वय और सहिष्णुता का ऐसा संयोग है जो कि त्योहारों के माध्यम से हमारे समझ प्रस्फुटित होता है। इसीलिए तो मार्क ट्वेन कहता है ऐसे बातें बता दो, अपने आप आपका ये उत्तर काफी जबरदस्त हो जाएगा। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों लगभग एक हैं, दोनों लगभग एक हैं। लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र उदाहरणों के सहित स्पष्ट कीजिए। लघु भारत का मतलब जैसे आपका बनारस हो गया, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जैसे आपका जगन्नाथ हो गया, जैसे आपका गुजरात द्वारका हो गया, जैसे तमिलनाडु आपका रामेश्वर हो गया, जैसे साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट के राज्य में कई आपके टेम्पल हो गए, कामाख्या वगैरह। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इंडिया के छोटे छोटे जो कल्चरल इंटीग्रेशन के जो रीजनल क्षेत्र हैं उनके प्रमोट करने की बात करता है। तो आप इसको ऐसे लिखते हुए अपने उत्तर को एग्जाम्पल के सहित लिख देंगे, है ना। कैसे आपको लिखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। देखने में तो लग रहा है कि ये वर्ड एक्सट्रीम है अपने आप में, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, ठीक है। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, एलाबरेट विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको इसने कह दिया, आप बिल्कुल सामान्य तौर पे बता दो पहले सांस्कृतिक क्षेत्र का मतलब, कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई प्रकार की सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। इस संदर्भ में कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो अपने आप में एक लघु भारत को भी प्रमोट करते हैं, जिसके संदर्भ में हम ब्रज के क्षेत्र को ले सकते हैं, गुजरात में द्वारका के क्षेत्र को ले सकते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के क्षेत्र को ले सकते हैं, तमिल में रामेश्वर के क्षेत्र को ले सकते हैं, बंगाल में हम कलकत्ता को ले सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में हम उत्तर के राज्यों को कामाख्या मंदिर को ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं भारत के छोटे छोटे सांस्कृतिक क्षेत्रों को प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में भारत कोई एक छोटे से सांस्कृतिक क्षेत्र में समाहित होने वाला देश नहीं है, बल्कि इन छोटे छोटे संस्कृतियों से मिलकर बनने वाला एक राष्ट्र है। अब देखो, इस सांस्कृतिक क्षेत्र को राष्ट्र के साथ इंटीग्रेट कर दिया, यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है।
कि आप हमने टुकड़ों में कर दिया है, बट आप ये एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करो कि लघु सांस्कृतिक क्षेत्र तो हैं लेकिन राष्ट्र से ऊपर नहीं है, राष्ट्र से वो नीचे हैं। और फिर आप यहाँ पे वही पुरानी घिसी पिटी बातें, एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना, भारत के तीज त्योहार, नृत्य संगीत, है ना, कला चित्रकला, इनको लिख दो, आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं लिखना। चलिए, इतनी बातें आप समझ गए। लिखना है आपको, कुछ भी लिखो, गलत लिखोगे मुझे पता है, लेकिन लिखोगे तो अच्छा ही लिखोगे। बस सोच कर लिखना, आलतू फालतू की बातें और झेलाने की बातें बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर झेलाओगे एग्जाम्पल को तो एग्जामिनर फिर अच्छे से नंबर फिर देता है वो। ठीक है, चलिए हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। दिखने में लग रहा है कि ये किसी बुक का एग्जाम्पल है, किसी स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, तो सिंपल सी बात, ये कोई एक बात कह रहा है, दूसरी बात इसने कही नहीं। ये क्यों कह रहा है कि भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता? क्योंकि जाति व्यवस्था अब नई नई पहचान के रूप में आ गई, नए नए सहचारी रूप धारण कर रही, इसलिए अब समाप्त नहीं हो सकती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि पुराने समय में जो जाति व्यवस्था होती थी वो समाज के संकेंद्रण तक प्रभावित थी, बट आज के समय की जो जाति व्यवस्था है वो राजनीतिक स्तर पर अपने आप को बढ़ावा दे रही, क्षेत्रवादिता के आधार पे अपने को बढ़ावा दे रही, मंदिर जैसे आंदोलनों तक सीमित रह गई है, या कहें आरक्षण की राजनीति तक सीमित रह गई है। ये कहीं ना कहीं भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन को रोकने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि जाति की दुहाई देने वाले लोग जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, मजाक की बात है, दिल पे मत लेना, आप में से यूपीएससी के जो भी एस्पायरेंट जब जनरल में उनकी मेरिट नहीं बनती है तो भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि भगवान काश हमको एससी या एसटी में जन्म दे दिए होते, उस समय मांगते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि बेटा इंटीग्रेशन की बात करोगे, ना 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 बाबूजी, कहाँ एससी में जाएंगे, कहाँ एसटी में जाएंगे। लेकिन जब नौकरी की बात आती है ना तो एससी एसटी सब बनने को तैयार हो जाते हैं। जैसे एक गाना नहीं है कि उसमें क्या नाम है गाने में, मुझे याद नहीं है वो गाना, तो उसमें लास्ट में एक लाइन आती है कि उसके प्यार में मैं जाके कुत्ता कमीना सब बनने को तैयार हो जाता हूँ, है ना। तो वो गाने में ऐसी बात है। तो वही चीज होती है कि जब हम अपने आप को आता है ना तो हम कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं। बट अगर नॉर्मल तौर पे कहा जाए कि भाई जाति व्यवस्था को उन्मूलन करो, ब्राह्मणवादी वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग आ जाओ, तब कहेंगे ना ना बाबूजी, जाति तो हमारी परंपरा की है, जाति तो हमारे समाज की देन है। और लेकिन जब नौकरी नहीं लगती है तब कहेंगे यार काश इस पे होते ना तो मजा आ जाता। तो वो चीज क्या है, मतलब हम जाति को समाप्त ही नहीं करना चाहते, हम बचा कर रखना चाहते हैं। इसीलिए हम मांग करेंगे आरक्षण दे दो। क्यों आरक्षण दे दो भाई, सीधी सी बात करो ना, एजुकेशन को प्रमोट करो, हर एक व्यक्ति को एजुकेशन प्रमोट करो, कंपटीशन लेवल बढ़ा दो। आरक्षण अपने आप नहीं चाहिए, लेकिन नहीं आरक्षण चाहिए वरना उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अंबेडकर के नाम पे वो लोग वोट कैसे मांगेंगे, कैसे वो कहेंगे हिंदू मुस्लिम, और कैसे वो कहेंगे कि एक ये लड़के ने उस लड़की के साथ में ये किया, ये लड़का उस लड़की को भगा के ले गया, कैसे कहेंगे। ये कहने के लिए तो वो नई नई पहचान बनाए, नई नई पॉलिटिकल पार्टी बना लिए, अपनी अपनी झंडा अपने अपने तिलक को लेकर बैठ गए कि हमारी जाति पहचान है, हमारी जाति पार्टी है। तो इसलिए हम जाति व्यवस्था को नहीं समाप्त कर पाए और ना ही हम कर पा रहे, ये कहना चाह रहा है लेखक। तो आप पहले से एक्सप्लेन कर दें कि जाति व्यवस्था नई नई पहचान कौन सी है। तो राजनीतिक पार्टियां, मंदिर से संबंधित जो छोटे छोटे आंदोलन हैं, कोई भी आंदोलन नॉर्मल तौर पे जाति व्यवस्था को दूर करने का, और साथ ही आरक्षण की राजनीति, ये कहीं ना कहीं भारत में जाति व्यवस्था को उन्मूलित नहीं कर पा रही हैं, जिस कारण ये कहना कि भारत में जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी ऐसा असंभव प्रतीत होता है। इतनी बातें जब आपने एक्सप्लेन कर दी लगभग 40 से 50 वर्ड में, एक पैरा में, तब आप बताएं कि किंतु सिक्के का दूसरा पहलू है। बताएं उसमें कि इस जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तब आप ऊपर की लाइनों को काउंटर करें
कि जाति आधार पर राजनीति को समाप्त करने की आवश्यकता है। मंदिर जैसे छोटे छोटे आंदोलनों में सबको प्रवेश करने की अनुमति देने की आवश्यकता है। आरक्षण की राजनीति को समाप्त करके शैक्षिक स्तर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लोकल स्तर पे एजुकेशन को प्रमोट करने की आवश्यकता है। राजनीतिक रूप से हर एक विशेष वर्ग को कैपेबल बनाने की आवश्यकता है। जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है। समाज के हर एक तबके को सबके साथ और सबके विकास के साथ इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है, तभी हम जाति व्यवस्था का उन्मूलन कर पाएंगे। अतः ये कहना कि जाति व्यवस्था का भारत से उन्मूलन नहीं किया जा सकता, ये न केवल अतिशयोक्ति है बल्कि दिमाग में जाति व्यवस्था के प्रति सकारात्मक भाव लाने की एक प्रवृत्ति भी है। अतः इसको दूर करने की आवश्यकता है, जिससे भारत एक जाति मुक्त समाज बन सके और इंडिया के नए आइडिया को प्रमोट कर सके और आजादी की 75वीं वर्षगांठ में देश के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणाताओं को या युग निर्माताओं को एक श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। आप चाहें तो यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी कई सारे लोगों ने जाति व्यवस्था को दूर करने का प्रयत्न किया। अतः जरूरत है जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए आंदोलन करने की, न कि जाति व्यवस्था के आधार पर राजनीति करने की। ऐसी बातें बता देंगे तो आपका ये पूरा का पूरा उत्तर अच्छे ढंग से कवर हो जाएगा। समझ गए? यानी कि इस प्रश्न में आपको 2 पॉइंट दिख जाते हैं। पहला, इस प्रश्न को एक्सप्लेन करना राजनीति के आधार पे, आरक्षण के आधार पे, कई लोकल आंदोलन के आधार पे। फिर इनको काउंटर करना, बता देना कि राजनीति को दूर करो, आंदोलन केवल मंदिर पे ना हो बल्कि स्वयं जाति पे हो, आरक्षण को समाप्त करो, आरक्षण को समाप्त करके शैक्षिक रूप से उनको स्ट्रॉन्ग करो ताकि वो कैपेबल हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाओ, बेरोजगारी की समस्या को दूर करो, टेक्नोलॉजी के साथ उनको कम्युनिकेट करो ताकि वो एक साथ में मिलके एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को बढ़ावा दें, ताकि जाति जैसी जो विभेदनकारी समस्या है वो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा न उत्पन्न कर पाए। ऐसा लिख के अपना उत्तर कंप्लीट कर लो। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को भारत की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता के विगत वर्षों के सभी प्रश्नों को कवर कर लिया। मैंने इसमें 2020 के प्रश्नों को शामिल नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल वो भी प्रश्न आए हैं। तो जब मिसलेनियस में हम कवर करेंगे तो वहां पे हम कवर करा देंगे जब ये पूरा हमारा सोसाइटी का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अब आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। पीडीएफ इसकी हमने शेयर कर दी है क्वेश्चन बैंक की, तो लिख लेना। पहला आपको लिखकर भेजना है, 7वां आपको लिखकर भेजना है, 9वां आपको लिखना है, ठीक है, 11वां लिखना है, 12वां आपको लिखना है, 13वां लिखना है, 14वां आपको लिखना है और 15वां लिखना है। मोटे तौर पर मैं कहूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्नों को कल लिखकर हमारे पास भेजना है कल तक। कल तक का मतलब कल रात को 9 बजे के पहले आपको लिख देना है, ठीक है। आप ये लिखकर हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारा ग्रुप जो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर है वो कुछ इस प्रकार है, आप इसी ग्रुप में शेयर करना। यूपीएससी मेंस ये आंसर राइटिंग ग्रुप आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी लिंक आप टेलीग्राम से शेयर कर सकते हैं या हमारे इसके नीचे दी हुई है। आप सिर्फ डाल दीजिए अपने टेलीग्राम पे स्मॉल लेटर में श्री IS मतलब SHRIIASMANS स्मॉल लेटर में, आपको ये ग्रुप अपने आप शो कर जाएगा। आपको वहां पे ये आइकन कुछ दिखेगा, आप इसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे अपना जो भी आंसर है वो आप लिखकर भेजना। जब आप वो आंसर हमारे पास लिखकर भेजते हैं तो आप लोगों के लिखे हुए आंसर को हम एक साथ एक बंच में या कहें एक पूरा बास्केट में कवर करते हैं और फिर उसको एक एक माध्यम से चेक करते जाते हैं। जैसे आज आप लोगों ने जो भी आंसर लिख के भेजे हैं उसकी क्लास अभी इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पे उनको देख सकते हैं और उनसे फिर आप सीख सकते हैं कि सच में एक उत्तर कैसे लिखना चाहिए। बार बार यही प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे, गलत करेंगे, सीखेंगे, बेहतरीन आपके अंदर एक प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई, ये सारे क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको पसंद आई। सारे के सारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग पूरी तरह से मौलिक है, इसका संबंध किसी भी नोट्स, किसी भी बुकलेट, किसी भी संस्थान से नहीं है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि मौलिकता अपने अंदर डेवलप करो, और इसी को मौलिकता बोलते हैं, इसी को गहन प्रवृत्ति बोलते हैं लिखने की। और इसके लिए आपका गहन अध्ययन होना आवश्यक है, जो कि सुबह की क्लास में मैंने कवर कराया था। तो उम्मीद है आप सभी लोग लिखकर भेजेंगे, अच्छी बात है। नहीं लिखकर भेजेंगे तो और अच्छी बात है, यूपीएससी की तैयारी में कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी समझदार हैं, अपने माता पिता के पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।